तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 319 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर फाइनली अब हमें एक बहुत अच्छा कार्ड मिल चुका है। इस साल का हम बोल सकते हैं कि ये अभी तक का बेस्ट कार्ड है, जहां पर मेन कार्ड तो है ही स्टैक्ड, बट इसी के साथ अगर हम अंडर कार्ड की भी बात करें तो प्रीलिम की मेन इवेंट में हमें बॉबी ग्रीन देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ जेरल मर्शार्ड वर्सेस मिशेल ओलीसेचक या फिर चेज ऊपर की फाइट ये हमें प्रीलिम कार्ड में देखने को मिल जाती है। बट इस पूरे अंडर कार्ड की जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है वो प्रीलिम में नहीं बल्कि अर्ली प्रीलिम में होने वाली है, जहां पर राइजिंग फाइटर ब्रायन बैटल फाइट करने वाला है, जिसके पीछे मैं अभी नोटिस कर रहा हूं कि काफी हाइप बन रही है। बट वो यहां पर फाइट करने वाला है एक काफी हार्ड ओपोनेंट नसरुल्तान रुज़ुबॉयव के साथ। तो मेरी ओपिनियन में पूरे अंडर कार्ड की यही सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है। बट इसी के साथ हमें एडसन बारबोसा भी फाइट करता हुआ दिखने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, ये पूरा 319 का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है और ये मस्ट वॉच है। अब डायरेक्टली बात करते हैं प्रेडिक्शंस की, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट होने वाली है फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर्स टिम इलियट वर्सेस काया सकुरा के बीच में। एकदम से फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा के बाद अब काया सकुरा टिम इलियट के साथ फाइट कर रहा है। तो यहां पर काया सकुरा का एकदम से लेवल ऑफ कंपटीशन ड्रॉप हो चुका है, जिधर उसकी फाइट होने वाली है एक ओल्ड बट एक काफी एक्सपीरियंस्ड फाइटर टिम इलियट के साथ। तो यहां पर मेरी प्रेडिक्शन है काया सकुरा टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट, जिधर अगर हम दोनों के फाइटिंग स्टाइल को देखें तो काया सकुरा एक हेवी एग्रेसिव फाइटर है, जो केयर नहीं करता कि उसका ओपोनेंट उसके ऊपर क्या थ्रो कर रहा है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ब्रॉल करने की। और यहां पर अगर हम देखें तो टिम इलियट एक हार्ड हिटर फाइटर नहीं है, और बेसिकली वो एक पॉइंट फाइटिंग वाला फाइटर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि काया सकुरा यहां पर जरा भी अफ्रेड नहीं होने वाला है ब्रॉल में पड़ने की। और फिर मे बी राउंड 2 में जो वो इतने फास्ट अपने स्ट्राइक्स को थ्रो करता है, जहां पर पंचेस के साथ उसकी फ्लाइंग नीज आती हैं, बॉडी किक्स आती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टिम इलियट के लिए ये टू मच रहने वाला है, जहां पर वो इन सारी स्ट्राइक्स को हैंडल नहीं कर पाएगा और राउंड 2 में काया सकुरा उसे नॉकआउट करने वाला है। और अब मूविंग ऑन, तो ये फाइट है मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर जैरेड कैनिनियर की फाइट होने वाली है माइकल वेनम पेज के साथ। अब पता नहीं, शायद से बस मुझे ही ऐसी फील आती है, बट मैं सुपर एक्साइटेड रहता हूं जब भी एमवीपी फाइट करता है, क्योंकि फॉर सम रीजन उसका फाइटिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहां पर अगर तुम नोटिस करोगे तो मुझे लगा कि मिडिल वेट डिवीजन में शारा बुलेट की फाइट उसकी वन ऑफ रहने वाली है और फिर वो वापस वेल्टरवेट डिवीजन में आ जाएगा। बट इट्स लुकिंग लाइक एमवीपी चाहता है कि वो मिडिल वेट डिवीजन में रैंक को क्लाइम करे, और इसीलिए अब वो फाइट कर रहा है जैरेड कैनिनियर के साथ। अब ये फाइट हो सकती है कि एक क्लोज फाइट जाए, जहां पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर जैरेड कैनिनियर कोई भी अपने हेवी पंच को कनेक्ट कर दे तो वो माइकल पेज को नॉकआउट करने वाला है, क्योंकि एमवीपी की चेन इतनी स्ट्रॉन्ग चेन नहीं है और वो यहां पर फाइट कर रहा है एक काफी हेवी हिटर मिडिल वेट फाइटर से। बट यू नो व्हाट गाइस, मैं यहां पर जाने वाला हूं माइकल वेनम पेज टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है कि एमवीपी को फीट में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बस और बस एमवीपी को तुम्हें नॉकआउट करना होगा, और वो कोई ओपोनेंट तभी कर सकता है जब वो अपने पंच को टाइम कर ले। जैसे ही माइकल वेनम पेज एंट्री करता है तब जाकर वो उसे काउंटर कर दे, या फिर जब माइकल वेनम पेज कोई ट्रोलिंग कर रहा होता है तब उसके ऊपर एकदम से अटैक करके उसे कोई नॉकआउट कर दे। माइकल वेनम पेज का फाइटिंग स्टाइल ही ऐसा है कि वो अपने ओपोनेंट्स की रेंज के ही बाहर रहता है, तो उनके ओपोनेंट्स कुछ भी नहीं थ्रो कर पाते, और एकदम से अपनी स्पीड को दिखाते हुए माइकल वेनम पेज ब्लिट्ज़ करता है और वो टाइम टू टाइम अपने ओपोनेंट्स को टैग करते रहता है। अब इस फाइट में अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैरेड कैनिनियर को विन करना है तो उसे कैसे भी करके एमवीपी के साथ डिस्टेंस को क्लोज करके उसे नॉकआउट करने का देखना होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन माइकल पेज के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करके उसे ग्राउंड में लेके जाना होगा। बट जैरेड कैनिनियर एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, जहां पर वो मोस्टली एक स्ट्राइकर है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो टेक डाउन्स के लिए जाने वाला है, और इसीलिए काफी चांसेस हैं कि पूरी फाइट में माइकल पेज जैरेड कैनिनियर को डिस्टेंस ही ना क्लोज करने दे, बार बार उसके सामने सर्कल अराउंड करते रहे और फिर एकदम से ब्लिट्स इन करके जैरेड के ऊपर कोई बिग पंचेस को थ्रो करते। और आई डोंट थिंक सो कि वो जैरेड कैनिनियर को नॉकआउट कर पाएगा, बट मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि वो फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइट की, जहां पर जेफ नील फाइट करने वाला है कार्लोस प्राटिस के साथ। अब कार्लोस ने जो इयन गेरी के साथ फाइट की थी, वहां पर जेफ नील के साथ उसकी फाइट होनी थी, बट जेफ नील इंजर्ड हो गया था, तो फाइनली अब हमें ये फाइट मिल चुकी है। आई थिंक सो जो कार्लोस प्राटिस की इयन गेरी के साथ फाइट हुई थी वो उसके लिए एकदम से बहुत बड़ा स्टेप अप था, और अगर जेफ नील की बात करें तो फॉर श्योर वो एक बहुत टफ फाइटर है, बट डेफिनेटली ये थोड़ा सा स्टेप डाउन मैं बोलूंगा। और फाइट में मेरी प्रिडिक्शन भी है कार्लोस प्राटिस टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन।
सबसे बड़ी मिस्टेक जो कार्लोस ने इयन गेरी की फाइट में की थी वो था उसका स्टार्टिंग ऑफ द राउंड्स में लेस एक्टिव रहना, और अब फॉर श्योर कार्लोस ने उस फाइट से बहुत कुछ सीखा होगा। एंड ऑल्सो ये फाइट 3 राउंड्स की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कार्लोस पहले ही राउंड से काफी एक्टिव रहने वाला है और ओवरऑल वो विन को निकाल लेगा। अगर हम दोनों के फाइटिंग स्टाइल को देखें तो दोनों का फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जहां पर वैसे तो दोनों फाइटर्स साउथपा फाइटर्स हैं, बट जेफ नील ज्यादा प्रेफर करता है कि वो पॉकेट में रहकर फाइट करे, यानी कि डिस्टेंस को क्लोज करके अपने क्लासिकल 1-2 हेवी पंचेस से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने का देखे या फिर उन्हें बीट करने का देखे। वेयरएज यही चीज अगर हम कार्लोस प्राटिस की देखें तो वो लाइक करता है रेंज में फाइट को रखना, जहां पर वो हमेशा कंटिन्यूसली फेंट करता रहेगा, जैब को थ्रो करता रहेगा और फिर आउट ऑफ नोवेयर उसका लेफ्ट स्ट्रेट पंच आ जाता है, जिससे कि काफी ओपोनेंट्स को उसने नॉकआउट किया है। तो फाइट में मुझे लगता है कि कुछ ऐसी मोमेंट्स आएंगी जहां पर कार्लोस प्राटिस रेंज में रहकर इसी लेफ्ट पंच से जेफ नील को हर्ट करने वाला है, बट एट द सेम टाइम जेफ नील को नॉकआउट करना काफी मुश्किल रहेगा। तो यहां पर कार्लोस प्राटिस के लिए सबसे सेफ रहेगा कि वो फाइट को जितना हो सके उतना रेंज में ही रखे, लेग किक्स को थ्रो करे, बॉडी किक्स को थ्रो करे और फिर वही बार बार फेंट्स एंड जैब थ्रो करने के बाद वो एकदम से अपने लेफ्ट पंच को थ्रो करे और एंड में ओवरऑल फाइट को विन कर जाए बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन तो इस कार्ड की को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट होने वाली है फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स लिरॉन मर्फी वर्सेस एरन पिको के बीच में। ये मुझे काफी इंसेन लगा क्योंकि 3 वीक्स के शॉर्ट नोटिस में एक अनडिफीटेड फाइटर लिरॉन मर्फी ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया और यहां पर उसकी फाइट होने वाली है डेब्यू फाइटर एरन पिको के साथ। एरन पिको की मैं हाइलाइट्स को देख रहा था और गाइस जिस वे से वो अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट करता है, अगर यही सेम नॉकआउट्स वो यूएफसी में करने लगा तो ये गारंटी मानो कि वो एकदम से बहुत फेमस होने वाला है। एरन पिको के पास बहुत ज्यादा इंसेन पावर है, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट्स को 1 पंच नॉकआउट करता है। इसी के साथ वो बहुत ज्यादा स्पीड और काफी अग्रेसिव फाइटर है, जहां पर वो हमेशा देखता है अपने ओपोनेंट्स को पुश बैक करने का। तो ओवरऑल काफी इंसेन फाइटर, बट एरन पिको ने ये सारी चीजें की हैं बेलेटोर में। बेलेटोर के फाइटर्स का इतना हाई लेवल नहीं रहता है, तो अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि वहां के जो टॉप फाइटर्स यूएफसी में आ रहे हैं वो भी इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बेशक एरन पिको के पास इंसेन हाइलाइट्स हैं, जहां पर वो अपने ओपोनेंट्स को 1 पंच नॉकआउट कर रहा है, बट यूएफसी कंप्लीटली डिफरेंट है। एमएमए का ये हाईएस्ट लेवल है और यहां पर वो फाइट करने वाला है यूके प्रोस्पेक्ट अनडिफीटेड फाइटर लिरॉन मर्फी के साथ। मुझे ऐसी फील आ रही है कि एरन पिको के लिए फाइट बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, जहां पर फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है लिरॉन मर्फी टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एरन पिको से हम पैचे मिक्स 2.0 परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, जहां पर बस वो फाइट में फॉरवर्ड मूव करे जा रहा है, एग्रेसिव रह रहा है, बट जब एक्चुअल पंचेस थ्रो करने की बारी आती है तो यहां पर वो एरन पिको थोड़ी सी मिस कर देगा। अभी मैं देख रहा हूं कि लिरॉन मर्फी की ज्यादा बात नहीं हो रही है, बट लिरॉन मर्फी एक बहुत इंसेन फाइटर है। एक तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है, और अगर तुम लिरॉन मर्फी की फाइट में नोटिस करोगे तो लिरॉन मर्फी के लिए ये चीज नेसेसरी नहीं है कि वो अपने ओपोनेंट को पुश बैक करेगा तभी वो सक्सेसफुल होगा, बल्कि वो बैकवर्ड मूव करता हुआ भी बहुत अच्छा फाइट करता है। और जिस वे से वो सर्कल अराउंड करता है, पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, वो मुझे लगता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइट में मुझे फील आ रही है कि एरन पिको के लिए लिरॉन मर्फी को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, जहां पर एरन पिको एग्रेसिव तो होगा बट लिरॉन मर्फी बार बार बैक डाउन करता हुआ सर्कल अराउंड कर जाएगा, और इसी के साथ जो वो बहुत स्पीड लेग किक्स को थ्रो करता है उससे वो एरन पिको की स्पीड को भी एलिमिनेट कर सकता है। और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देखने वाले हैं कि वो ज्यादा बेटर अपने पंच कॉम्बिनेशंस को लैंड करने लग पड़ा है, और ये फाइट लिरॉन मर्फी 2-1 यूनानिमस वे से विन करने वाला है। बट इसी के साथ एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे एरन पिको अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट करता है, वैसा ही सेम अगर उसने लिरॉन मर्फी को कर दिया तो ये मान के चलो नेक्स्ट फेदरवेट का टाइटल शॉट एरन पिको को मिलने वाला है और वो एकदम से बहुत फेमस हो जाएगा। और मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है। ये फाइट इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक है, जहां पर ये फाइट होने वाली है मिडिलवेट फाइटर्स ड्रिकस डू प्लेसी वर्सेस हामजा चिमाएव के बीच में। बहुत ज्यादा ट्रिकी फाइट टू प्रिडिक्ट, और यहां पर जब मैं प्रिडिक्शन को दे दूंगा तो उसी के साथ में थोड़ी सी फिर कंडीशंस को भी लगाने वाला हूं, क्योंकि ये फाइट है ही इतनी यूनिक। एक साइड हामजा चिमाएव है जो सारे फाइटर्स के लिए नाइटमेयर बना हुआ है, और मेजॉरिटी फाइटर्स को उसके अगेंस्ट एक राउंड को ही सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हामजा चिमाएव की बेस्ट गेम में उसका पहला राउंड रहता है, जहां पर वो अपने टेकडाउन्स को लेकर इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव है कि तुम टेक्निक को लगा लो या फिर स्क्रैम्बल करने की एबिलिटी को लगा लो, कोई भी फाइटर कुछ भी कर ले, मोस्ट लाइकली वो टेकडाउन होने ही वाला है। हामजा के टेकडाउन्स इसलिए इतने स्पेशल रहते हैं क्योंकि एक तो वो टेक्निक को यूज करता है, बट इसी के साथ जो उसके पास रॉ पावर
है वो नेक्स्ट लेवल की है, जहां पर कभी कभार तो उसे टेक्निक लगाने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो अपने ओपोनेंट को बस रैग डॉल कर देता है। दूसरी साइड ड्रिकस डु प्लेसी है जो हाईली अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है। जैसे ड्रिकस के ऊपर मीम्स बनते हैं कि उसके पास प्लॉट आर्मर है, उसे भी नहीं पता होता कि वो कौन सी स्ट्राइक्स को थ्रो करने वाला है, बट वो कुछ भी थ्रो करे समहाउ वो सारी स्ट्राइक्स इफेक्टिव रहती हैं। पावर की जब बात करते हैं तो ड्रिकस के पंचेस में भी बहुत पावर है। अब वो जिस वे से पंचेस को थ्रो करता है उनको देखकर लगता है कि उसके पास इतनी पावर नहीं होगी, बट ड्रिकस के ओपोनेंट्स ने खुद इस बात को बोला है कि ड्रिकस अपने पंचेस में बहुत ज्यादा पावर को पैक करता है और इसी के साथ हु नोस कि वो हामजात की फाइट में फ्लाइंग हेडबट को थ्रो कर दे। सारे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हामजा टेकडाउन को शूट करने वाला है, बट व्हाट इफ कि ड्रिकस ही हामजात से पहले टेकडाउन को शूट कर दे। बहुत ज्यादा क्रेजी फाइट हो जाएगी ये। अगर ड्रिकस डु प्लेसी स्टार्ट करता है टेकडाउन्स को शूट करना तो ये फाइट देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बट अब प्रिडिक्शन की बात करते हैं और यहाँ पर मैंने प्रिडिक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सोचा है कि कैसे ये फाइट जा सकती है। तो यहाँ पर मैं पिक करने वाला हूं हामजा चिमाएव टू विन बाय राउंड 1 सबमिशन। पहले राउंड में हामजात के टेकडाउन्स को डिफेंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और हम जानते हैं कि ड्रिकस डु प्लेसी को पहले भी ओपोनेंट्स ग्राउंड में लेके चले गए हैं। तो अगर हामजा चिमाएव फुल एफर्ट के साथ टेकडाउन को शूट करता है तो आई डोंट थिंक सो कि ड्रिकस डु प्लेसी इस टेकडाउन को डिफेंड कर पाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने हामजात को पिक किया है वो इसी बेसिस पर है कि जैसे वो हमेशा फाइट करता आ रहा है वो वैसे ही फाइट करेगा और मैं स्टिल ये बिलीव करता हूं कि अगर उसने अपनी नेचुरल फाइट नहीं की, जहां पर अगर वो अपने गेम प्लान से हटकर काम रहकर और अपनी एनर्जी को सेव करके फाइट करने लगा तो फिर मुझे लगता है ड्रिकस उसे बीट करने वाला है। आई थिंक सो यहाँ पर हामजात को चाहिए कि वो पहले राउंड में ऑल आउट चले जाए, वो कैसे भी करके ड्रिकस को फिनिश करने की ट्राई करे और मुझे फील आ रही है कि वो ऐसा करने वाला है, इसीलिए मैं पिक कर रहा हूं हामजा चिमाएव टू विन बाय राउंड 1 सबमिशन। बट इसी के साथ गाइस अब यहाँ पर भी बट आ चुका है क्योंकि अगर ड्रिकस पहले राउंड को सरवाइव कर लेता है तो एकदम से सारे ऑड्स बहुत ज्यादा चेंज होने वाले हैं और अगर राउंड 2 भी ड्रिकस डु प्लेसी ने निकाल दिया तो मैं अभी यहाँ पर बोल देता हूँ कि ड्रिकस डु प्लेसी फाइट को विन करने वाला है। ड्रिकस की साइड से अगर मैं बात करूं तो उसे पहले राउंड को कैसे भी सरवाइव करना है, तो वो फाउल करने लग पड़े, केज के अराउंड भागने लग पड़े, पकड़ में ही ना आए हामजात के, कुछ भी उसे करना पड़ जाए, बट कैसे भी करके उसे चाहिए कि वो पहले राउंड को सरवाइव कर ले। अब ये तो मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था, बट सीरियसली गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि ड्रिकस को ये एम्ब्रेस करना होगा कि यस हामजा चिमाएव उसे टेक डाउन करने वाला है और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पहले राउंड में टेक डाउन्स को डिफेंड करे, बट मुझे लगता है कि ड्रिकस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए कि वो ग्राउंड में कैसे इफेक्टिव रह सकता है जहां पर वो हामजात को मौका ही नहीं दे रहा है उसे सबमिट करने का और अपनी ग्राउंड गेम को दिखाते हुए या तो वो गार्ड को पुल कर रहा है जहां पर वो अल्ट्रा डिफेंसिव हो गया है, जिसकी वजह से हामजा चिमाएव को खुद देखना पड़ रहा है कि वो ड्रिकस डु प्लेसी को वापस उठने दे। अब यही चीज अगर हम हामजात की साइड से देखें तो अगर वो ड्रिकस को ग्राउंड में लेके चले गया और उसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है सबमिशन लगाने के लिए, तो आई बेट यू गाइस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हामजा चिमाएव ड्रिकस को या तो वापस उठने देगा या फिर सबमिशंस को छोड़कर उसके ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करने लग पड़ेगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड फिर उसके कमारू उस्मान की फाइट चलने वाली है कि वहां पर उसने बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर दिया था। तो मेरी ओपिनियन में अगर हामजात को जल्दी सबमिशन नहीं मिल रहा है तो फिर उसे चाहिए कि वो ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस में स्विच कर जाए। अब यहाँ पर तुमने नोटिस किया होगा कि मैं स्टैंड अप फाइटिंग की ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन ही है कि हामजा चिमाएव विन करने वाला है फर्स्ट राउंड में। बट अगर हम स्टैंड अप की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो स्ट्राइकिंग होने वाली है दोनों के बीच में वो राउंड 2 के लेटर पार्ट से स्टार्ट होगी, जहां पर हामजा थोड़ा सा टायर्ड हो रहा है और फिर उसे अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए स्ट्राइकिंग करने पड़ रही है। अब ये चीज मैं बोल चुका हूं कि अगर तो ऐसा होता है जहां पर दोनों के बीच में अब मेजॉरिटी फाइट स्टैंड अप फाइट बन रही है, तो वी नो कि ड्रिकस डु प्लेसी ज्यादा हैवी पड़ने वाला है, जहां पर जैसे भी उसके पंचेस को बोल लो बट वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं और इन्हीं पंचेस को थ्रो करते हुए वो हामजा चिमाएव को पुश बैक करने वाला है। ड्रिकस डु प्लेसी जो स्पिनिंग बॉडी किक्स को थ्रो करता है वो देखने पे इतना नहीं लगता कि हैवी है, पर ट्रस्ट मी उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और पता नहीं क्यों फिर मुझे फील आ रही है कि लेटर राउंड्स में वो हामजा चिमाएव के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करने वाला है। तो जिन कंडीशंस की मैं बात कर रहा था वो यही कंडीशंस हैं, क्योंकि ओवरऑल तो मैंने हामजा चिमाएव को ही पिक किया है राउंड 1 में विन करने के लिए, बट अगर फाइट राउंड 2 के बाद चलेगी तो मुझे लगता है कि ड्रिकस डु प्लेसी फाइट को विन करने वाला है। पर इसी के साथ आई डू बिलीव कि हामजा चिमाएव पहले राउंड में इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव और इतना ज्यादा डेंजरस फाइटर है कि मुझे काफी डाउट है कि ड्रिकस डु प्लेसी पहले राउंड को सरवाइव कर पाएगा। सो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी ओवरऑल प्रेडिक्शन। व्हाट डू यू गाइस थिंक? और इसी के साथ इस कार्ड में तुम्हारी क्या पिक्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।